हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज की क्लास जो रहेगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ही वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और क्योंकि रिवीजन क्लास है तो आप लोगों के लिए एक तरह का रिवीजन ही है ये, कि आप क्विकली एक रिवीजन कर लेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं, पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि और टॉपिक्स की भी तैयारी करानी है। सो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को थोड़ा ऑल ओवर समझ लेंगे। ओके, कुछ एक दो बच्चों के डाउट थे इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, वो भी हम इसमें समझ लेंगे। सो प्लीज पूरी वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत मेहनत करी है। ठीक है, और जो भी नए जुड़े हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका डीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, मतलब केवीएस के एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी पेडागोजी आती है, और डीएसएस में पीआरटी, स्पेशल एजुकेशन, हर चीज में इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूजन को समझना जरूरी है। देखिए, एक दौर था जब जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड थे, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से या किसी और विकार से ग्रसित थे, तो उन लोगों को या उन बच्चों को जो है पहले समाज में वो इज्जत नहीं मिलती थी जो आज मिलने लगी है। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि इनको किसी भगवान ने इनको शाप दिया है, इनको जिंदा ही रहने का अधिकार नहीं है। फिर धीरे धीरे ये जाने लगा कि चलो ठीक है, अगर इस दुनिया में आ गए हैं तो इनको हमें रखेंगे, हम आराम से रखेंगे, लेकिन दूसरों से अलग रखेंगे, सेम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सेपरेट करके रखेंगे। तो बहुत सारे नोशंस थे। लेकिन आज के टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में क्यों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। देखिए, इंक्लूसिव अपने आप में, जो इंक्लूजन टर्म है वो अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उस टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं, है ना। उसको हमें समझने की जरूरत है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि कोई भी बच्चा है, चाहे उसमें चाहे वो जेंडर पर बेस्ड है, चाहे डिफरेंटली एबल्ड है, चाहे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, उसको कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, या किसी तरह का भी बच्चा है, जो एक नॉर्मल स्कूल होता है, रेगुलर स्कूल होता है, वो बच्चा उस दूसरे बच्चों के साथ उस रेगुलर स्कूल में ही पढ़ेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लूजन। अब पढ़ेगा तो सही, ठीक है, आप बच्चों को एंट्री आपने दे दी इस रेगुलर स्कूल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे या जो भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे स्कूल के सिस्टम को, चाहे इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, उनको उस बच्चे के लिए एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, ताकि वो बच्चा पूरी तरह से समावेश कर पाए इस पूरे रेगुलर स्कूल के सिस्टम में। उसकी सेल्फ एस्टीम का भी हमें ध्यान रखना है, उसकी स्पेशल नीड्स का भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं कहना कि आप एडजस्ट करो, बल्कि आप सिस्टम को कहना है कि आप एडजस्ट करो उस बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा एक फियरलेस एनवायरनमेंट में अच्छी एजुकेशन ले पाए। So inclusive education makes it possible for all students to study in their neighborhood schools in age appropriate and regular classes. ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है आप किसी भी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते स्कूल से कि भाई उसकी एज नहीं है, जो भी है। अगर मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए, भले वो पहले कभी स्कूल ना गया हो, फर्स्ट में ही जाएगा। अगर 6 साल का बच्चा सेकंड में जाना चाहिए, लेकिन अगर वो पहले स्कूल नहीं गया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसको फर्स्ट में डालो, या फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा तो डिफरेंटली एबल है, ये सेकंड के लायक नहीं है, इसको केजी में डाल दो। ऐसे आप कह ही नहीं सकते। एज अप्रोप्रिएट और रेगुलर स्कूल में वो रेगुलर क्लासेस लेने बिल्कुल लायक है। So inclusive education means education for all students where all the students are equal participants in the learning process. यहाँ पर सभी बच्चे इक्वल होंगे, इक्वालिटी, इक्विटी, सारी टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को उन बच्चों के साथ एम्पैथाइज करना है। टीचर्स के एटीट्यूड में, पेरेंट्स के एटीट्यूड में, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे जो होते हैं वहां पर, उनको भी सेंसिटाइज करना है इन स्पेशल बच्चों को लेकर कि ये भी नॉर्मल है आप सभी की तरह। इंक्लूजन इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड, इट ऑल्सो मीन्स नॉन एक्सक्लूजन। अब देखिए, कई लोग समझते हैं कि सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं उनको अगर आपने शामिल कर लिया तो इंक्लूजन हो गया। सिर्फ डिसेबल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब है नॉन एक्सक्लूजन। एनसीएफ कहता है कि आपको एक्सक्लूड करना ही नहीं है, किसी को भी बाहर नहीं रखना है स्कूल के, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, चाहे उसकी सोशल कास्ट कोई भी हो, चाहे उसकी क्लास कोई भी हो। आपको उसको एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का हर बच्चे को पूरा अधिकार है, और वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ेगा। ठीक है, ये मेन फिलॉसफी है इंक्लूजन की, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चों का बहुत कमेंट भी आया था कि मैम इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आज मैं आपको बताऊंगी तो। ठीक है, देखो, इससे पहले मैं बताऊं, पहले आपको एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले क्या था कि ये हमारे पास एक स्कूल का सिस्टम था, यहाँ पर कुछ रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल बच्चे थे वो पढ़ते थे।
लेकिन कुछ बच्चे थे जो डिसेबल थे या जो भी कास्ट बेस कह लीजिए, जो भी है, वो बच्चे इन स्कूल्स के बाहर थे, ठीक है, उनको बिल्कुल यहाँ से अलग रखा गया था, इसलिए कि ये बच्चे जो है किसी ना किसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड है, तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, वरना दूसरे बच्चे भी इनके जैसे हो जाएंगे, जो भी है ये मिथ थी, ठीक है। धीरे धीरे फिर ये माना जाने लगा कि चलो ठीक है, इन बच्चों को भी आप जो है ले आओ यहाँ पे, ठीक है, आप ले आओ अंदर, मान लीजिए ये स्पेशल बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको जो है थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी क्लास तो पढ़ी रही है, लेकिन इनको एक साथ बिठा दो, ये अपने आप अडेप्ट करेंगे सिस्टम में, हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले इंटीग्रेशन की बात आई थी, ठीक है, उसके बाद ये इंक्लूसिव एजुकेशन आया है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये कहती है कि आप जो है, ठीक है, बच्चों को ले आइए मेन स्कूल में, रेगुलर स्कूल में ले आइए, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये अडेप्ट करेंगे, ये चेंज लाएंगे, या फिर ये सिस्टम के प्रति फिट हो जाएंगे अपने आप। हम सिस्टम इनके लिए फिट नहीं होगा, अंडरस्टैंड, कि भाई हम कोई चेंजेस वगैरह ज्यादा फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बच्चे आ गए, ये बच्चे जाने और इनके पेरेंट्स जाने कि वो कैसे पढ़ाएंगे, जो है इनको बैठा तो इसी क्लास में, लेकिन कोई स्पेशल ज्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि भाई ठीक है ये स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो इनको बहुत ध्यान रखना है, इनको बहुत सारे रिसोर्सेज देने हैं, इनके लिए चेंजेस करने हैं, ये सब नहीं बोला गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, ठीक है। अब क्योंकि आपने जस्ट बच्चों को लाकर बिठा दिया यहाँ पर, इससे क्या बच्चे इंक्लूसिव हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आई इंक्लूसिव एजुकेशन की टर्म, कि आपको इन बच्चे को इस सिस्टम के अंदर अलग नहीं रखना है, बल्कि आपको पूरे सिस्टम में ये बच्चे मिक्स करने हैं। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम अपने आप में चेंज करेगा, बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम एडजस्ट करेगा इन बच्चों को, ताकि ये नजर ही ना आए कौन स्पेशल है, कौन यहाँ पर जो स्पेशल नहीं है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो है, जो डिसेबल है, या फिर जो भी डिफरेंट स्पेशल बच्चे होते हैं हमारे वो है। मतलब ऐसा इंक्लूजन करना है कि किसी में कोई डिफरेंस ना रह जाए, है ना। जब आप क्लास में जाएं तो हर बच्चा कैपेबल हो, हर बच्चे के पास इक्विपमेंट्स हो, हर बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चल पाए। कहने का मतलब है यहाँ पर टीचर को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, बच्चे के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, अगर सीढ़ियां हैं तो रैंप बनवाइए, अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल की व्यवस्था कीजिए। सिस्टम चेंज करेगा इन बच्चों को एडजस्ट करने के लिए, बच्चों को बस आप एज अ फैसिलिटेटर गाइड करेंगे, उनके साथ करेंगे, और स्पेशल अटेंशन भी आप उनको देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सारा बोझ उस बच्चे पर डाल देता है कि नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि बच्चा नहीं करेगा बल्कि सिस्टम चेंज करेगा अपने आप को, ताकि बच्चा फिट हो पाए, ठीक है। तो मतलब बच्चे पे यहाँ पे बोझ नहीं डालना है, जबकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है बच्चे पर बोझ डालती है। अब जरा डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। It emphasizes placement of children with disability in mainstream school, कि mainstream school में डाल दो। The school system remains rigid, as a result very few children with disability are able to cope up with the demands of the school, कि स्कूल सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा है, वो कोई चेंज नहीं लाएगा अपने अंदर, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम, इट इज अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्टाइल एंड पेस ऑफ लर्निंग, सभी इंक्लूड होंगे। यहाँ पर सिस्टम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये कहती है कि बच्चे में प्रॉब्लम है तो बच्चा जाने, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, कि आप उस बच्चे को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने सिस्टम को चेंज करो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन फुली चाइल्ड सेंटर्ड है, जो कि बच्चे की डिमांड्स को पूरा करने की बात करता है, लेकिन इंटीग्रेटेड यहाँ पर बेसिकली सिस्टम सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है। अभी तो मैं नहीं देखूंगी, बाद में देखूंगी, ओके। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है। नेक्स्ट है एक्ट्स एंड प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से एक्ट आए हैं ये आपको पता होने चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर कुछ एक्ट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपसे जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ये एक्ट रिलेटेड है इससे या नहीं है, जो भी है, ठीक है। पहला है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन ऑन 9 दिसंबर 1975। एक डिक्लेरेशन हुआ था 1975 में। ये बेसिकली यूएन का डिक्लेरेशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का, कि भाई जो डिसेबल बच्चे हैं उनके भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि नॉर्मल बच्चों के होते हैं। फिर आया द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सो रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट जो है वो 1992 में बेसिकली इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। देखिए आरसीआई जो है ये आपके स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज भी कराती है, ठीक है। ये बेसिकली सिलेबस जो है उसको मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह के बारे में। तो ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली इन्हीं बच्चों के राइट्स के बारे में देखती है, और उनके जो पर्टिकुलर जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा, वो चीजें जो है उनको देखती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे।
उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट अपने आप में बहुत सारी चीजें बोलता है। 2009 जो है बेसिकली यहाँ भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी डिसेबल बच्चों को भी वही अधिकार दिए गए हैं जो सभी नॉर्मल बच्चों के हैं। कोई उनको स्कूल से डिनाई नहीं कर सकता, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन होगा उनका, ठीक है, और कोई भी कैपिटेशन फीस उनसे चार्ज नहीं की जाएगी। वो सारे राइट्स यहाँ पर भी हैं। उसके बाद राइट्स ऑफ पर्सनालिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है पहले 1995 में आया था, इसमें कम डिसेबिलिटीज थी, बाद में इसमें 21 कर दी गई थी 2016 में। तो इन दोनों एक्ट्स को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो 4th और 6th को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको करा देती हूँ। ओके, बाकी का इतना टाइम है नहीं। चलो इससे पहले एक और चीज देख लो कि नेशनल प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड है। देखो सर्व शिक्षा अभियान जो है बहुत कुछ बोलता है अबाउट स्पेशल एजुकेशन। बेसिकली इसमें सारे राइट्स और अधिकारों की बात की गई है बच्चों के, कि भाई उनके भी सेम राइट्स हैं, उनके लिए भी एजुकेशन फॉर ऑल वाला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इनका पूरा जो प्रावधान है वो सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से बोला है ना। तो पहला ये राष्ट्रीय प्रोग्राम मैं कह सकती हूँ जिसने बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से बोला है कि यस, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उन बच्चों के सारे राइट्स जो है वो अधिकार है उनको मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ये भी एक आया था IESS करके बोल सकते हैं। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भी स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, मतलब इन सब में बात की गई है नेशनल प्रोग्राम्स में। ओके, चलिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं। PWD एक्ट 1995, ठीक है भाई। पहली बात तो ये जान लो कि सबसे पहले ये वाला एक्ट आया था डिसेबिलिटी एक्ट को लेकर, और इसमें बेसिकली जो डिसेबिलिटी है उसमें कंसीडर किया गया टोटल 7 डिसेबिलिटीज को। मतलब अगर ये एक्ट मान लीजिए ये एक्ट आया उस टाइम पे ये माना गया कि कोई भी बच्चा डिसेबल कब माना जाएगा, जब उसको ये 7 डिसेबिलिटीज होंगी, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा। ये था बेसिकली इस एक्ट का पर्पस, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत कम डिसेबिलिटीज कंसीडर की गई। फिर जो 2016 में आया उसमें 21 डिसेबिलिटीज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो है डिसेबिलिटीज का जो रेंज है वो बढ़ा दी गई। तो अब वहां पे जो इंक्लूड की गई हैं चीजें, उन बच्चों को भी डिसेबल की कैटेगरी में माना जाएगा ताकि उनको वो अधिकार मिल सके। ऑब्वियसली सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है इन बच्चों को, अगर कोई स्पेशल इनको प्रोविजन का फायदा उठाना है तो इनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी थी? पहली थी ब्लाइंडनेस और लो विजन। ये बात याद रखो कि ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों में डिफरेंस है। आप इनके डिफरेंस को मैं भी समझाऊंगी, लेकिन इन दोनों पर क्वेश्चन आते हैं कई बार कि भाई ब्लाइंडनेस और लो विजन जो है, कई बार आप ये समझते हैं कि ब्लाइंडनेस है तो उसी में लो विजन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ब्लाइंड बच्चा होगा तो कंप्लीटली ब्लाइंड बच्चा होता है, जो देख ही नहीं सकता है, तो वो आएगा इस डिसेबिलिटी के अंदर। प्लस जो लो विजन है, जिसकी विजन नजरें जो है कमजोर है थोड़ी सी, वो बच्चा भी इसके अंदर आता है। इसकी एक मतलब रेंज है कि कहां से कहां तक का बच्चा। फिर लेप्रोसी क्योर्ड जो बच्चे होते हैं वो भी। उसके बाद हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में अगर उनको दिक्कत है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, अगर आपकी जो मोटर स्किल्स है उनमें प्रॉब्लम है। फिर मेंटल रिटार्डेशन होती है, ये IQ पर बेस्ड है बेसिकली आपका। उसके बाद है मेंटल इलनेस, अगर मेंटल इलनेस हो जाए। एक तो होता है रिटार्डेड में बेसिकली आपका IQ इंक्लूड होता है ना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है बच्चे का बहुत कम है, 20 से नीचे तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि वो बच्चा ठीक नहीं होता है, बस उनको जनरल लाइफ स्किल सिखा सकते हो किस तरह से जीवन जीना है। लेकिन जो उससे ऊपर वाले बच्चे हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा एजुकेटेड कर सकते हैं, मानते हैं। और 70 से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं बेसिकली मेंटली रिटार्डेड माने जाते हैं। ओके, IQ। अब मेंटल इलनेस किसी भी तरीके से हो सकती है, ब्रेन में कोई दिक्कत हो, कोई इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, इस तरह से हो सकती है। ओके, तो ये 7 डिसेबिलिटीज जो है मानी गई थी PW एक्ट 1995 में। अब जरा मैंने ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था कि ब्लाइंडनेस और लो विजन में डिफरेंस है, ठीक है। ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द कंडीशन। अब देखो ब्लाइंडनेस में कुछ कंडीशन दी गई है कि ये वाली है। एक तो पहली है कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, कि देख ही नहीं सकता है बच्चा, ठीक है, तो वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस में आएगा। फिर विजुअल एक्टिविटी आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए इससे और इसके बीच में, ठीक है। इन द बेटर आई विद करेक्टिंग लेंस, की थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स में है ना, आप बस ये रेंज याद रखो कि ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन, जो फील्ड ऑफ विजन है कि कहां तक आप देख सकते हो, वो एक एंगल और डिग्री दिया गया है कि एंगल ऑफ 20 और वर्स, उससे खराब या फिर 20 हो तो भी उसको माना जाएगा ब्लाइंड वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेना कि ब्लाइंडनेस में कौन से आते हैं। फिर पर्सन विद लो विजन का मतलब है जिसकी नजरें कमजोर है, मीन्स ए पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन, बट हु यूजेस और इज पोटेंशियली कैपेबल ऑफ यूजिंग विजन for the planning or execution of a task with appropriate assistive device। बेसिकली इनको assistive device की जरूरत पड़ती है, बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर इनका जो करेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हुआ है तो ये पर्सन विद लो विजन के अंदर आते हैं। बेसिकली आपने बच्चों को जब चश्मे लगाते देखा होगा, बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे रहते हैं बच्चों को, और मतलब उनको ढंग से दिखाई तो दे रहा है पर ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है, या मतलब इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको लो विजन में हम मानते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इनको या तो याद कर लेना या फिर इनको टर्म्स को पहचान लेना,
क्योंकि थोड़ी मेडिकल टर्म्स जो होती हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होती है जानने में। नेक्स्ट बात करेंगे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की। मैंने पहले ही बताया कि इस एक्ट में जो है आपकी 21 डिसेबिलिटीज को ऐड कर दिया गया। देखो ब्लाइंडनेस पहले था, लो विजन भी था, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन भी था, हियरिंग इंपेयरमेंट भी था, लोकोमोटर था, और एक आपका मेंटल इलनेस भी था। 1 2 3 4 5 6, और एक आपका था मेंटल जो इंटेलेक्ट, अब इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल दिया इसको, क्योंकि मेंटल इलनेस जो है वो मैंने कहा था कि ब्रेन इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेंटल इलनेस हो जाती है आपकी, या फिर बच्चा जन्म से ही हो सकता है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। ड्वार्फिज्म मतलब कि बोनापन, अगर बच्चे बहुत बोने हैं तो उनको भी डिसेबल बच्चा माना गया है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है, सेरिब्रल पाल्सी आता है। ओके, ये आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक सिंड्रोम है, जो भी कह सकते हैं आप इसको। मस्कुलर अगर कोई प्रॉब्लम है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, बेसिकली क्रोनिक है अगर कोई चीज न्यूरोलॉजिकल आपकी ब्रेन से रिलेटेड। उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं इसको डिस्कस करूंगी। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, इनकी कैटेगरी को मैं डिफाइन करवाऊंगी अभी। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक बीमारी होती है, ठीक है, इसको भी माना गया है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी अगर किसी को है वो भी। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये खून की बीमारियां होती है। सिकल सेल एनीमिया भी आपका रेड ब्लड सेल से रिलेटेड होता है। हीमोफीलिया में बेसिकली अगर शरीर पे कोई कट लग जाए तो खून जो है वो रुकता नहीं है, और रुकता नहीं है तो इससे पर्सन की मौत भी हो सकती है, बहुत घातक हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं। फिर सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपकी रेड ब्लड सेल्स का जो साइज जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है, जो भी है, ठीक है। तो ये भी चीजें जो हैं ये मानी गई हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर, इनको भी डिसेबिलिटी माना गया है। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज होता है, मतलब कि जो देख भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे। फिर एसिड अटैक विक्टिम्स को, इंपॉर्टेंट है, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर पार्किंसंस डिजीज होती है वो भी, ठीक है। देखो अब मैं हर एक के अंदर घुस के आपको नहीं समझाऊंगी, कि पहले मुझे थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिजीज में मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनको ज्यादा डीप में पढ़ना होता है, आपके लिए इतना नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा देख लेना एक बार क्या क्या है। जिन जिनके बारे में मुझे ज्यादा पता था मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो मेन और मुद्दों की बात करते हैं। अब चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन में आपके यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे CWSN बच्चों की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इन बच्चों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, एक है इम्पेयरमेंट और एक है डिसेबिलिटी। आपको इन दोनों वर्ड को समझने की जरूरत है। देखो 2 टर्म्स है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, दोनों को कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि दोनों ही सेम है, डिसेबिलिटी भी सेम है और इम्पेयरमेंट भी सेम है। इम्पेयरमेंट बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं दोष या विकार, ठीक है, और डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं विकलांगता। इम्पेयरमेंट होता है दोष या विकार, और डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता, ठीक है। अब हिंदी में अगर आप देखें तो दोनों का मतलब मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि दोनों का बिल्कुल अलग अलग मतलब है। अब क्या है, देखो इम्पेयरमेंट यानी कि जब कोई दोष या विकार होता है, इसको क्या बोलते हैं, जब हमारे शरीर के काम करने के तरीके में कुछ हद तक जटिलता को संदर्भित करता है, मतलब आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, तो ये आपका इम्पेयरमेंट हो गया। डिसेबिलिटी क्या होती है, जब इनएबिलिटी और बीइंग एबल टू परफॉर्म ए टास्क, जब आप किसी टास्क को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी इनएबिलिटी होती है। मान लीजिए किसी बच्चे के दोनों पैर नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, तो अब आप उसको कहेंगे फुटबॉल खेलो, तो फुटबॉल थोड़ी खेल पाएगा। तो वो एक चीज है कि भाई वो डिसेबिलिटी हो गई, कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता है। और इम्पेयरमेंट होता है कि थोड़ी उसको कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किसी भी बेसिकली बॉडी वर्क, जो बॉडी से रिलेटेड काम होते हैं उनको करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, तो वो एक इम्पेयरमेंट होता है कि दोष है किसी चीज में या विकार है। इम्पेयरमेंट आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकता है, किसी ऑर्गन या टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। और डिसेबिलिटी बेसिकली आपकी पर्सनल लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बेसिकली कोई किसी टास्क को परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, इनएबिलिटी होती है उसके अंदर, तो वो इसको बोलते हैं। अब देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है। अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहली है आपकी संवेदी विकलांगता, यानी कि सेंसरी, जब आपको आपकी जो सेंसेस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनमें विकलांगता है, ठीक है। जैसे कि आपका हियरिंग होगा, यानी कि सुनने की शक्ति होगी, देखने की हो गई, ये सेंसरी चीजें हैं, तो इनमें विकलांगता होती है तो उसको हम सेंसरी डिसेबिलिटीज बोलते हैं। फिर होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक विकलांगता, जिसमें आपके मान लीजिए लेग्स में, हैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, वो हो गया। फिर कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसमें आपका IQ लेवल जो होता है, अगर वो आप सभी को पता है रेंज उसकी नॉर्मल 20 से नीचे होता है तो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा। 7 से नीचे भी मेंटली रिटार्डेड ही माने जाते हैं, लेकिन ये है कि उसमें आप क्योरेबल होते हैं, मतलब उनको क्योर किया जा सकता है।
लेकिन 20 से नीचे जो है क्योर करने का कोई वो रह ही नहीं जाता है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो विशिष्ट सीखने की अक्षमता, जैसे कि पढ़ने लिखने में, कैलकुलेशन करने में, जो सब ये इनको बोलते हैं हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। इनको भी थोड़ा आपको डिटेल में कराऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लाइंडनेस भी हो जाए या फिर डम एंड डेफ भी हो बच्चा, तो वो जो होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज उसको हो सकती है। ओके, सो ये थी आपकी बेसिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। अब बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जब आपको कुछ विशिष्ट सीखना है, सपोज आपको लिखना सीखना है, आपको पढ़ना सीखना है, आपको बोलना सीखना है, एक स्किल्स जो होती हैं आपकी, इसमें जब आप अक्षम होते हैं तो इनको बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब इसमें कुछ कॉमन टाइप हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले होता है डिस्प्रैक्सिया, यानी कि डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका क्रियात्मक कौशल है, जो आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, गत्यात्मक जो आपकी कौशल होता है, आप उसमें जो है आपका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो आपको क्या हो सकता है यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। उसके बाद है डिसलेक्सिया, ये तो बहुत तारे जमीन पर आपने फिल्म देखी होगी, इसके बारे में तो आप सभी को पता है कि जहां पर बेसिकली आप वर्ड्स और लेटर्स को जो है पहचानने में आपको प्रॉब्लम होती है। बच्चा बी को डी पढ़ सकता है, पी को भी बी मान सकता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती है उनको। जैसे कि आपने मान लीजिए TWO2 लिखा, बच्चा TOW लिख देगा, इनमें आपको डिफरेंस ही नजर नहीं आएगा। तो लेटर्स और वर्ड्स को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो ये है आपकी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, इट इज रिलेटेड टू ग्राफिया है, दैट मीन्स राइटिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड है। अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है या स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है तो ये डिस्ग्राफिया होता है। देन डिसकैलकुलिया, यानी कि कंप्यूटेशन स्किल्स में आप जो कंसेप्ट जो है आपको, जैसे मान लीजिए आपको प्लस माइनस ही करना है, या आप कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ आप उसकी कैलकुलेशन भी ढंग से नहीं कर पाते, तो आप डिसकैलकुली हो सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर 10वें 12वें बच्चे में मिलती हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आपका अफेजिया या डिस्फेजिया भी बोलते हैं इसको अफेजिया भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन द लिमिटेड एबिलिटी टू यूज फॉर कॉम्प्रीहेंड वर्ड्स, इट इज अ काइंड ऑफ स्पीकिंग डिसऑर्डर। मतलब कि आप जो है जो आपकी समझ है वर्ड्स को यूज करने की, वो थोड़ी कम होती है, तो आपको क्या बोलना है इस तरह से आप सोच नहीं पाते जल्दी से जल्दी। जो फ्लुएंसी हमारे अंदर होती है कि हम सोच के आराम से बोल देते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो धीरे लगातार चलता रहता है और हम बोलते रहते हैं, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्पीकिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका एप्रैक्सिया। तो एप्रैक्सिया क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मोटर डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट और कैरी आउट स्किल्ड मूवमेंट्स और जेस्चर्स जो होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको जंपिंग करनी है, आपको रस्सी कूदनी है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एप्रैक्सिया होता है मोटर डिसेबिलिटी है, ये भी एक मोटर डिसेबिलिटी और बताई थी मैंने आपको पिछली स्लाइड में, और एक ही है। ओके, तो ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब एक टर्म है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। देखो, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनको जो है एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए जो फियरलेस हो और जो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव हो, यानी कि उनको जो है वो कम प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए, कम से कम प्रतिबंध लगाए। आप अपनी तरफ से कोशिश करना है, मतलब हमारे सिस्टम को अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि बच्चों को लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए। कई बार ये टर्म पूछ ली जाती है कि किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। इस सेटिंग दैट इज एज क्लोज टू द जनरल एजुकेशन क्लास सेटिंग एज पॉसिबल, कि आप कोशिश करें कि एक स्पेशल बच्चा जो है उसके लिए जो जनरल क्लास है वो उतनी ही जनरल हो पाए जितनी वो जनरल नॉर्मल बच्चों के लिए है ना। आपको जो एनवायरनमेंट है वो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव करना है, कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में रैंप नहीं है तो आप रैंप बनवा दीजिए, ताकि बच्चा जो है कम से कम उस पर प्रतिबंधात्मक उसका वातावरण हो जाए। अगर बच्चे को हियरिंग में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो हियरिंग एड्स प्रोवाइड करा देना, ये सब चीजें। एजुकेटिंग ईच चाइल्ड विद पीयर्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, सामान्य शिक्षा कक्षा में साथियों के साथ प्रत्येक बच्चे को कम से कम बड़ी हद तक शिक्षक करना। बेसिकली जो हर बच्चा है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिस तरह का बच्चा आ रहा है वो नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाई कर पाए। यहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग भी होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माना जाता है कि बच्चे जो है कई बार टीचर से इतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना अपना पीयर से सीख पाते हैं, तो पीयर ट्यूटरिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कौन सी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर होती है। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आईईपी, हालांकि मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, पेडागोजी एंड साइकोलॉजी वाली। उसमें एक है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, जिसको हम यूडीएल भी बोलते हैं, और एक है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लो। देखिए, जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, पहली चीज तो ये जान लो कि आईईपी स्पेशली स्पेशल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं ये प्लान। इनमें एनुअल प्लानिंग जरूर होती है, एक पहले से ही एनुअल प्लान बना लिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ओके, सेकंड चीज ये जानी, एनुअल प्लानिंग होती है पेरेंट्स। यहाँ पर जो मोस्ट गोल्स हैं
बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चों को बिल्कुल अलग से उनके प्लान बनाए जाते हैं। मोस्टली गोल्स यहाँ पर ऑब्वियसली उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं कि भाई इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने होते हैं टीचर को, कि अगर आपकी क्लास में 5 स्पेशल बच्चे हैं तो उनके कुछ इंडिविजुअल गोल्स बनाए जाते हैं। लेकिन उन गोल्स को हम मोस्टली गोल्स को जो है क्लासरूम टीचिंग में ही एक्वायर करने की कोशिश की जाती है, कि जब आप पूरी क्लास को पढ़ाते हो उसके साथ साथ ही इन गोल्स को भी आप वहीं पर अचीव कर लो। लेकिन अगर टीचर को लगता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक गोल्स हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो हमें अलग से ही पूरे करने पड़ेंगे, अलग से बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन देकर करना पड़ेगा, तो वो भी होती हैं। लेकिन मोस्टली जो गोल्स हैं उनको क्लास ग्रुप लर्निंग में ही कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। बस ये है कि टीचर को याद रखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए ये गोल सेट हुआ था और ये हमें अचीव करना है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो टीचर यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन भी देता है बच्चों को, ठीक है। तो एनुअल प्लानिंग भी होती है, पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, साथ ही साथ मतलब पेरेंट्स को डिस्कशन किया जाता है, उनसे कंटिन्यूस टॉकिंग होती है, जरूरत होती है तो स्कूल में उनको बुलाकर उसका यूज भी करते हैं पेरेंट्स का, कि पेरेंट जो है अपनी नॉलेज को भी शेयर कर सके, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी कर सके बच्चों को, वो वाली चीजें होती हैं। तो एनुअल गोल्स है, पेरेंट्स को शामिल किया जाता है, और मोस्टली गोल्स जो होते हैं इनके आप क्लासरूम सेटिंग में पूरे कर सकते हैं। अगर फिर भी रह जाता है तो इंडिविजुअलाइज गोल्स को आप स्पेशली पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आईपी। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है आईपी पर, अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ये डिजाइन ऑफ लर्निंग भी स्पेशली CWSN बच्चों के लिए बनाया जाता है। मैं यूडीएल के बारे में बता रही थी। आई थिंक मैंने क्या बोला आपको, अभी थोड़ा पोज देना पड़ गया मुझे वीडियो में, कुछ काम आ गया था एकदम से। देखो आईपी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यूडीएल जो है वो बेसिकली सभी के लिए होता है, वैसे तो स्पेशल एजुकेशन पे इस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में ये बोला जाता है कि आप जो है सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर मतलब टारगेट पे रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए बनाएंगे प्लान, ये प्लान जो है वो सभी को इंक्लूड करता है, क्योंकि ये बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम करता है यूडीएल। तो आई थिंक मैंने शायद पहले कुछ और बोल दिया था, है ना। तो चलो इस चीज को अब रेक्टिफाई कर लो एक बार। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जो होता है आपका बेसिकली वो होता इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ही है, लेकिन इसमें सारे बच्चों को टारगेट किया जाता है कि सभी बच्चों को की लर्निंग जो है वो अच्छे से हो पाए। बेसिकली यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि सभी बच्चों को जो है मल्टीपल एक्सेस मिले, मतलब मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग किया जाए उनके लिए, कि डिफरेंट तरीकों से बच्चों को सिखाया जाए, यानी कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो। अगर आपको कुछ चीज रिप्रेजेंट करनी है तो वो डिफरेंट तरीके से, कई तरीकों से की जाए। फिर उसके पास जब बच्चे एक्सप्रेस करें तो वो भी कई तरीके से करें, और उसके बाद अगर बच्चे जो है इंगेज करना है आपको किसी एक्टिविटी में भी, उसमें भी आप बच्चों को डिफरेंट तरीकों से इंगेज करो। अगर मान लीजिए कुछ बच्चों का इंटरेस्ट किसी और तरफ है, एक्टिविटी में है, तो वहां इंगेज करो, कुछ का वर्कशीट करने में है तो वहां इंगेज करो। तो ये कहने का मतलब है बेसिकली ये चाहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो मेन धारणा है कि हमें सभी बच्चों की लर्निंग करानी है अच्छे से, इंक्लूसिवली समावेशी माहौल में, उसको पूरा कर सके। तो है तो ये बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का प्लान, लेकिन ये सभी बच्चों को इसमें टारगेट किया जाता है, ठीक है। सो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। ये बात चीज याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर। अब देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदित निर्देश यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन उन बच्चों को दी जाती है जो डिफरिंग एबिलिटीज के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक इंक्लूसिव क्लास में जब आप जाते हैं तो वहां पर हर बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों में सेम हो, कुछ बच्चों में अलग हो, तो आपके पास डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे आते हैं। तो आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफर करना चाहिए। ये बेसिकली इस चीज का मतलब है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में DI भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली बात की जाती है, 4 एलिमेंट की बात की जाती है। चलो बता देती हूँ आपको। पहला होता है इसमें कंटेंट, जो आपका कंटेंट है। उसके बाद है आपका प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया कैसी है। उसके बाद है आपका प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा। और उसके बाद है आपका लर्निंग एनवायरमेंट बेसिकली जो लर्निंग एनवायरमेंट किस तरह का है, फियरफुल है, फियरलेस है, इस तरह से। सबसे पहले अगर हम बात करें कंटेंट की, तो जो आपका नॉलेज और स्किल्स हैं जो आपको बच्चों को सिखानी है, वो कंटेंट क्या होगा। फिर उसके बाद है प्रोसेस, यानी कि जो एक्टिविटीज आप कराएंगे, जो प्रोसेस आप कराएंगे क्लास में, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है एक्चुअल में जब आप टीचिंग करते हैं, तो आप किस तरह की एक्टिविटी कराएंगे, किस तरह की चीजें कराएंगे कि बच्चे मास्टरी कर पाए। उसके बाद है प्रोडक्ट का मतलब है जब बच्चे जो हैं अपनी नॉलेज को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने सिखा दिया, अब बच्चा क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है, वो चीज है। तो ये कहता है कि कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट जो है सब में डिफरेंशिएटेड चीजें हो सकती हैं, है ना। कंटेंट आपका डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द
स्टूडेंट्स रेडीनेस, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो है कंटेंट मैटर जो होता है उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस भी हम उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो आपका ये होता है कि वर्कशीट, किसी को वर्कशीट करना पसंद है, किसी को ड्रॉ करना पसंद है, तो उस हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है बच्चा भी अपने तरीके से जो उसकी एबिलिटी इंटरेस्ट है उसके बेस पे आपको जो है अपनी नॉलेज या स्किल प्रदर्शित करता है बेसिकली। तो ये है। अब लर्निंग एनवायरनमेंट का कहने का मतलब है कि एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा जो है कनेक्टेड फील करे, उसको लगे कि हाँ मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मेरे मतलब आसपास के वातावरण में कोई डर का माहौल नहीं है, वो फियरलेस तरीके से वहां पर पढ़ पाए। तो ये होता है बेसिकली। ठीक है, सो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की 4 चीजें मैंने आपको बता दी है। और जो यूडीएल की थी मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, अपने नोट्स बना लेना भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं है और लिखते वक्त पीडीएफ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। हालांकि लिखने से मुझे ज्यादा हेल्प मिलती है कि कई चीजें मैं मिस आउट कर जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि हाँ इसमें ये भी एक पॉइंट बताना था, तो वो एक अच्छी वो होती है। लेकिन अभी उतना टाइम है नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी करा रही हूँ ना आप लोगों को, इसलिए। तो ये कुल मिला के इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी पीपीटी थी। इसके अलावा जो आपने अपना पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस कम टाइम में इतना ही हो पाए, कहते हैं ना इतने टाइम में इतना ही मिलेगा, वो वाली बात हो रखी है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।